स्वागत है सबका हमारे चैनल पे। ये करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 3 है। आज इस लेक्चर में हम एक बोर्ड का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रेजिस्टर्स। ये बोर्ड में बहुत काम आता है। और एक और टॉपिक छोटा सा करंट डेंसिटी। तो शुरू करते हैं। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो स्टार्ट करते हैं। हम पहले समझते हैं कि कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रेजिस्टेंस क्या होते हैं, कलर कोडिंग क्यों होती है। पहले बेसिक बातें जान लेते हैं कुछ। कमर्शियली दो तरीके से रेजिस्टेंस हमें मिलते हैं। एक कुछ एलॉयज़ के फॉर्म में जैसे नाइक्रोम, मैग्नीशियम। अब सवाल आता है कि अब यही नाइक्रोम मैग्नीशियम वाले एलॉयज़ ही क्यों लिए कमर्शियली या कोई बड़ा सा एक्सपेरिमेंट करने के लिए। इन एलॉयज़ की ख़ास बात यह है कि इनकी जो रेजिस्टिविटी होती है वो नियरली इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर होती है। जैसे कि मान लो आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, आप तो ये चाहोगे उस वायर की प्रॉपर्टी उस एक्सपेरिमेंट में चेंज ना हो, वरना आपका एक्सपेरिमेंट चेंज हो जाएगा। इसलिए ये अलॉयज़ कमर्शियली लेते हैं। प्रॉब्लम अब ये है कि इन वायर से हाई रेजिस्टेंस ऑब्टेन नहीं हो सकता, तो इनके साथ लिमिटेशंस हैं। वेरी हाई रेजिस्टेंस कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड प्रैक्टिकली। तो जो वो दूसरे रजिस्टर्स होते हैं जो कमर्शियली हम लेते हैं वो होते हैं कार्बन रजिस्टर्स। इन कार्बन रजिस्टेंस की खास बात ये होती है कि इट कैन प्रोवाइड वेरी हाई रेजिस्टेंस एंड वेरी कॉम्पैक्ट साइज़। मतलब छोटा सा साइज़ होगा और रेजिस्टेंस इतना ज़्यादा मिल जाएगा। तो अब हमें ये तो पता चल गया कार्बन रेजिस्टेंस होते क्या है, पर अब ये बात आई कि इनके ऊपर कलर कोडिंग करते क्यों हैं। हम कलर कोडिंग इन पे इसलिए करते हैं, दे आर सो स्मॉल यू कैन नॉट राइट द वैल्यू ऑफ देयर रेजिस्टेंस। ये इतने कॉम्पैक्ट होते हैं साइज़ में, कॉम्पैक्ट मतलब छोटे, कि आप उन पे रेजिस्टेंस की वैल्यू नहीं रख सकते। तो उन वैल्यूज़ को जानने के लिए एक कॉन्सेप्ट है, वो है कलर कोडिंग। अब इस कलर कोडिंग में हमें कुछ डाटा है जो हमें याद करना पड़ेगा, जिससे पता चले कि किस कलर आने पे कितना रेजिस्टेंस होता है। अब कैसे कलर कोडिंग होती है, हमें कैसे वैल्यू मिलती है, तो अब ये देखते हैं। जैसे मान लीजिए ये कार्बन रजिस्टर्स हैं, इसमें बैंड्स है 1 2 3 4। इसमें 4 बैंड्स हैं। 4 कोएक्सियल कलर्स बैंड, ये सारे डिफरेंट कलर, सेम कलर, कुछ भी हो सकते हैं, कोई भी कलर के हो सकते हैं। अब 1 बैंड एंड 2 बैंड से हमें मिलता है नंबर इन द सेंस व्हाट, कि मैग्नीट्यूड और द सिग्निफिकेंट फिगर्स ऑफ द रेजिस्टेंस। ठीक है, ये हो गई 1 और 2 की बात। अब थर्ड बैंड से हमें मिलता है मल्टीप्लायर मतलब ऑर्डर ऑफ द मैग्नीट्यूड, मतलब 10 की पावर में किससे मल्टीप्लाई करें। ठीक है, अब ये कोई भी कलर होता है। फोर्थ बैंड हमें बताता है टॉलरेंस मतलब वेरिएशन इन परसेंटेज फॉर्म इन अ गिवन वैल्यू, मतलब कितनी गलती हो सकती है। तो अब ये डाटा है जो हमें पूरे अच्छे तरीके से याद करना है। आप पहले समझ लीजिए क्या है, फिर मैं इसे ट्रिक याद करने की भी बता दूंगी जो आपके लिए बहुत आसान रहेगा। यहाँ लिखा है कलर्स, सारे जितने कलर्स हैं। बैंड 1 और 2 जो बताते हैं नंबर्स मतलब सिग्निफिकेंट फिगर्स ऑफ रेजिस्टेंस। बैंड 3 विच इज़ द मल्टीप्लायर, जो बताता है 10 की पावर में किससे मल्टीप्लाई करें। फोर्थ बैंड से मिलता है टॉलरेंस, मतलब कितनी गलती हो सकती है। तो पहला है ब्लैक, जिसका बैंड 1 2 है 0 और 10 टू द पावर 0। ऐसे ब्राउन 1 10 टू द पावर 1, रेड 2 10 टू द पावर 2, ऑरेंज 3 10 टू द पावर 3, येलो 4 10 to the power 4, green 5 10 to the power 5, blue 6 10 to the power 6, violet 7 10 to the power 7, grey 8 10 to the power 8, white 9 10 to। अब बैंड 4 टॉलरेंस में 3 ही होते हैं, बस हमें 3 ही याद रखने होते हैं। गोल्ड, अगर गोल्ड है तो ±5% की गलती हो सकती है। अगर फोर्थ बैंड का कलर सिल्वर है तो ±10% की गलती हो सकती है। और अगर कोई भी कलर नहीं है तो ±20% की गलती हो सकती है।
अब प्रैक्टिकली ये कलर बैंड से रेजिस्टेंस निकालना कैसे, मैं एक एग्जांपल से बता देती हूँ। ये एक रेजिस्टेंस है, कार्बन रेजिस्टेंस, जिसके 4 बैंड्स हैं। पहला है येलो एंड रेड। हमने क्या देखा था, 1 और 2 से हमें मिलता है 1 और 2। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। 1 और 2 हमें बैंड से मिलता है नंबर विच इज़ अ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ द रेजिस्टेंस। तो 1 और 2 का कलर है येलो एंड रेड। तो हम यहाँ देखते हैं येलो का क्या कलर है विच इज़ 4 एंड रेड का कलर है 2। सो द रेजिस्टेंस की वैल्यू हुई 42। नेक्स्ट थर्ड बैंड। थर्ड बैंड में हमने कहा था थर्ड बैंड दिखाता है मल्टीप्लायर, मतलब 10 की पावर में क्या होगा। थर्ड बैंड का कलर है ब्राउन। तो हम अब देखते हैं ब्राउन के लिए, ब्राउन का सिग्निफिकेंट मतलब बैंड 3 के बारे में तो है 10 टू द पावर 1, तो मल्टीप्लायर 10 टू द पावर 1। नाउ फोर्थ बैंड। फोर्थ बैंड बताता है टॉलरेंस। टॉलरेंस मतलब वो कितनी गलती हो सकती है। तो फोर्थ बैंड का कलर है गोल्ड। तो गोल्ड मतलब कितनी गलती, ±5% की। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। बस इसमें ये डाटा है जो हमें याद करना है और कुछ भी नहीं, बस इसीलिए हमें इजीली मार्क्स मिल जाते हैं। अब मैं बताने जा रही हूँ कि इस सीरीज़ को याद करने का तरीका, ट्रिक। तो आइए इसे याद करने की ट्रिक भी समझ लेते हैं। तो हमें बस एक लाइन याद रखनी है, बीबी रॉय ऑफ अ ग्रेट ब्रिटेन हैज़ अ वेरी गुड वाइफ। फिर से रिपीट कर देती हूँ, इजी सी लाइन है। बीबी रॉय, ROW कैपिटल में क्यों है मैं अभी बता देती हूँ, ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, और ये सारे कैपिटल वर्ड्स हाईलाइटेड क्यों हैं ये भी बता देती हूँ। ब्रिटेन हैज़ अ वेरी गुड वाइफ। सो B से ब्लैक, B से ब्राउन, R से रेड, O से ऑरेंज, Y से येलो, G से ग्रीन, B से ब्लू, V से वॉयलेट, G से ग्रे एंड W से वाइट। हमें सिर्फ ये एक लाइन याद रखनी है, हमें लाइन से कलर्स याद हो जाएंगे। इसके बाद 1 और 2 नंबर्स के बैंड का हमें देखना है। तो आप यहाँ से 0 से शुरू कर सकते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। और ऐसे आप बैंड 3 के लिए याद कर सकते हैं, 10 टू द पावर 0, 10 टू द पावर 1, 10 टू द पावर 2, 10 टू द पावर 3 एंड सो ऑन। अब बस हमें याद करना है फोर्थ का टॉलरेंस विच इज़ वेरी इजी, गोल्ड, सिल्वर एंड नो कलर, जो हमें आसानी से याद हो जाएगा। आई होप आपको कलर कोडिंग का ट्रिक बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, एक छोटा सा टॉपिक और है विच इज़ करंट डेंसिटी। तो अब हम इसे पढ़ना शुरू करते हैं। हम पहले ये देख लेते हैं, हमें ये याद होगा, आपने अगर प्रीवियस वीडियो मेरी देखी होंगी पार्ट 1 एंड पार्ट 2, तो इसमें आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी कि करंट स्केलर है। करंट स्केलर, करंट का मैग्नीट्यूड भी है, करंट का डायरेक्शन भी है, और इन दो, जब ये दोनों किसी क्वांटिटी के होते हैं वो वेक्टर होते हैं, लेकिन फिर भी स्केलर है। क्यों? जैसे मैंने बताया था कि अगर यहाँ 2 एम्पियर है, यहाँ 3 एम्पियर है, और ये एंगल है 30 डिग्री, तो अगर ये वेक्टर होता तो हम यहाँ पे लगाते a² + b² + 2ab cos 30 डिग्री, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। आंसर आया डायरेक्ट स्केलर एडिशन से विच इज़ 5 एम्पियर। इट मीन्स द करंट डज नॉट फॉलो द वेक्टर्स लॉ ऑफ एडिशन, सो इसीलिए करंट स्केलर है। आई होप सबको ये याद होगा। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो ये मेरी पहली एंड पार्ट 1 में, पार्ट 2 में देख सकते हैं। तो करंट तो स्केलर हुआ, तो हमें फिज़िक्स में एक करंट के जैसे ही एक क्वांटिटी चाहिए थी जो वेक्टर हो, मतलब रोल तो करंट जैसा प्ले करे पर वेक्टर हो। तो इंट्रोड्यूस हुई करंट डेंसिटी विच इज़ डिनोटेड बाय J। करंट डेंसिटी का फॉर्मूला होता है J इज़ करंट बाय एरिया। तो इसे फिर समझते हैं। मान लीजिए यहाँ एक कंडक्टर है, इसमें सिर्फ करंट फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में, ये एक एरिया क्रॉस एरिया बना हुआ है। तो जो करंट डेंसिटी जो है वो है करंट बाय एरिया, और करंट डेंसिटी का डायरेक्शन वही है, द डायरेक्शन ऑफ द करंट। द डायरेक्शन इज सेम एज दैट ऑफ द करंट। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट ये बात भी है, ये जो एरिया है A, वो हमने एरिया शुड बी द परपेंडिकुलर टू द करंट फ्लो, मतलब
करंट डेंसिटी इज इक्वल टू I/A तभी होगा जब A क्या होगा, A विच द शुड बी परपेंडिकुलर टू द करंट फ्लो, मतलब करंट फ्लो के परपेंडिकुलर ही होना चाहिए। या फिर जो एरिया वेक्टर जो होता है, एरिया वेक्टर पता है ना, मतलब एरिया के परपेंडिकुलर इज द एरिया वेक्टर, तो एरिया वेक्टर शुड बी पैरेलल टू द करंट, दैट एरिया वेक्टर शुड बी पैरेलल टू द करंट फ्लो, तभी J इज इक्वल टू I/A होगा। मैं आपको एक एग्जांपल से और बता देती हूँ। ये कंडक्टर है, मान लीजिए यहाँ पे इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, ये एक्सिस है, ऐसे क्रॉस सेक्शनल एरिया बना हुआ है। तो इसमें करंट डेंसिटी आप क्या लिखेंगे, I/A? नहीं, एक बार फिर से सुन लीजिए। ए एरिया शुड बी द परपेंडिकुलर टू द करंट फ्लो और एरिया वेक्टर शुड बी पैरेलल टू द करंट फ्लो। तो आपको इसका इस एरिया का वो कंपोनेंट देखना है जो करंट फ्लो के परपेंडिकुलर हो। तो इसका कौन सा है, एक कॉस थीटा, तो करंट डेंसिटी आ जाएगी I/A कॉस थीटा, विच इज़ राइट। आप दोनों में से कुछ भी देख सकते हैं, या तो एरिया वेक्टर शुड बी परपेंडिकुलर टू द करंट फ्लो और द एरिया शुड बी परपेंडिकुलर टू द करंट फ्लो और एरिया वेक्टर शुड बी पैरेलल टू द करंट फ्लो। आई होप आप सबको Caught in the crossfire